Good morning to everyone. Now today we have to read proverb. Okay. So yesterday we read general fact and universal fact. Is there any problem in general fact or universal fact? No, sir. Is there any problem? No. General fact or universal fact? We also we read it yesterday. General fact and universal fact. It was clear or not? Clear. Yes, sir. Clear. Now today we are going to read proverb. Okay, what is proverb? Proverb, you have heard proverb. What is proverb? First you have to know what is proverb. Proverb क्या है इसको समझिए पहले. क्या है proverb? What is proverb? जनरल और यूनिवर्सल तो क्लियर हो गया कि यूनिवर्सल फैक्ट के सारे सेंटेंस कल हम लोगों ने देखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और कोई भी यूनिवर्सल का फैक्ट का सेंटेंस रहेगा, एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन आएगा, आप उनकर देखिएगा सेंटेंस क्या है, जनरल फैक्ट है कि यूनिवर्सल फैक्ट है. सेंटेंस आपका जनरल फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट रहेगा, उसको सीधे किसमें बनाना है? सिंपल प्रेजेंट में. और कितने स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट के? स्ट्रक्चर 2, यूसेस 11. स्ट्रक्चर 2 कौन कौन? V1 और एक EJMR प्लस कॉम्प्लीमेंट. क्या हुआ? क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और रेस्ट वर्ड के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नाउ कम प्रोवर्ब. ओके, प्रोवर्ब देखिए. प्रोवर्ब जो होते हैं ना, मैंने बताया गप, ETC, NCC, HF 11 यूसेस. गप में जनरल फैक्ट पढ़ लिए, यूनिवर्सल फैक्ट पढ़ लिए, प्रोवर्ब पढ़ना है. प्रोवर्ब पढ़ रहे हैं. ये सब जितने भी जो सेंटेंस होते हैं वो किसमें मेंशन होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. प्रोवर्ब भी जो होते हैं मेंशन सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. प्रोवर्ब क्या है? व्हाट इज प्रोवर्ब? प्रोवर्ब द स्टेटमेंट दैट इज स्टेटेड बाय आवर एंसेस्टर. हमारे जो पूर्वजों के द्वारा. प्रोवर्ब क्या है? जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा जो स्टेटेड किया गया हो, जो कहा गया हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स कहते हैं. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? दैट इज प्रोवर्ब. ये सब क्या? ये सब भगवान लिख कर दिए हैं क्या? कोई आदमी ही ना लिखा है. आदमी ये आज का जनरेशन में लिखा गया है क्या? ये पूर्वजों का लिखा हुआ है. दादा परदादा जो जब रहे ना इंग्लिश के अंग्रेज के जमाने के, हमारे हिंदी में भी कहावतें हैं कि नहीं है? हमारे हिंदी में जो कहावतें हैं, दूर का ढोल सुहावन लागे, ये हमारे जो हिंदी के जो ग्रामेरियन है, हिंदी के जो ग्रामेरियन है, ये हिंदी के ग्रामेरियन इसको लिखे नहीं है. अब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से. मैं जो बारीकी को मैं जो आपको जो समझा रहा हूं, हमारे हिंदी में कहावतें हैं, हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं, कहावतें होते हैं कि नहीं होते हैं? आप जब हिंदी व्याकरण की जब किताब पढ़ेंगे उसमें देखिएगा आपको हिंदी कहावतें मिल जाएगी, व्याकरण भी आपको, मुहावरे भी आपको मिल जाते हैं. मिलते कि नहीं मिलते हैं? उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, जिससे क्या हो गया समझिएगा इस चीज को, कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, हमारे एंसेस्टर ने है जो कहावतें जो लिखी, जो कहावतें जो बनाई, सिचुएशन को देख करके दूर का ढोल सुहावन लगे. और ब्रिटिश जो ग्रामेरियन थे, ब्रिटिश जो ग्रामेरियन थे, ब्रिटिश ग्रामेरियन ने इसको बनाया. डिस्टेंस को भी सिचुएशन को देखा, तो सिचुएशन को देख करके उन लोगों ने ये सेंटेंस को बनाया. डिस्टेंस लेंड्स एन्चैंटमेंट टू द व्यू. ब्रिटिश ग्रामेरियन ने इस सेंटेंस को बनाया. और हमारे हिंदी ग्रामेरियन ने क्या बनाया? दूर का ढोल सुहावन लगे. अब बताइए समझिएगा इस चीज को. दोनों सेंटेंस, दोनों एक हिंदी का सेंटेंस और इंग्लिश का सेंटेंस दोनों मिक्स कैसे हुआ? जब ब्रिटिश जब भारत में रहने आए. कैसे मिक्स हुआ? कैसे पता चलेगा हमें? कैसे हमें ये पता चला? आखिर हमें ये कैसे पता चला कि दूर का ढोल सुहावन लागे का इंग्लिश जो है डिस्टेंस लेंड्स एन्चैंटमेंट टू द व्यू होता है. दूध का जला छान में फूक फूक के पीता है. ये बर्न चाइल्ड रेड विद द फायर होता है इसका इंग्लिश. ये बात कैसे पता चली हमें? इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है. कहां इसमें दूध है, कहां मिल्क है, कहां ढोल है, कुछ नहीं है. प्रोवर्ब का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है. इसको रटना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है. बात को समझिएगा ध्यान से. आखिर ये पता कैसे चला हम लोगों को कि ग्रामेरियन जो हमारे पूर्वज जो ग्रामेरियन जो थे, हमारे हिंदी के ग्रामेरियन और ब्रिटिश ग्रामेरियन जो थे, वो कैसे वो पता किए? समझिएगा, मैं बारीकियों को मैं बता रहा हूं आपको.
इस बारीकियों को आप समझिएगा। जब ब्रिटिश जब भारत में रहने आए, जब बिगिनिंग डे की मैं बात बता रहा हूं कि उन्होंने अपना भी एक प्रोवर्ब उन्होंने सिलेक्टेड किया, और हिंदी में हमारे जो हिंदी ग्रामेरियन थे उन्होंने एक हिंदी का जो कहावतें हैं उनको उन्होंने वो थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो कहा ब्रिटिश अब चूंकि बात हो रही थी इंग्लिश पढ़ाने की, चाहे उसमें चल रही थी कि इंग्लिश को बच्चों को यहाँ हमारे भारतीय को पढ़ाया जाए, उसमें बात में हुई कि भाई प्रभाव की जब बात आई तो ब्रिटिश ने क्या देखा और हिंदी ग्रामीण ने क्या देखा कि हम लोग बोलते हैं कोई सिचुएशन आया, भाई यहां पर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली, गांव में बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है, बाहर बढ़िया पढ़ाई होगा, पटना दिल्ली यहां से बढ़िया पढ़ाई होगा, जबकि पटना ही के टीचर आपके गांव में पढ़ाई आ जा पढ़ाने के लिए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वही कहावत है, दूर का ढोल सुहावन लागे, है कि नहीं है? अब समझिएगा, तुम लोगों ने इस सिचुएशन को देखा कि अरे जब सिचुएशन होता है तो हिंदी इंडिया वाले दूर का ढोल सुहावन लागे कहते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो दोनों ने क्या कर दिया, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, हुआ यही चीज होता है, ठीक है। और इसी तरह हर चीज का इंग्लिश और हिंदी को सिलेक्टेड किया गया। इसी तरह हमारे जो ग्रामेरियन जो रहे हिंदी ब्रिटिश ग्रामेरियन और हमारे जो इंडियन ग्रामेरियन थे, दोनों ने मिलकर के इस चीज को उन्होंने सिलेक्ट किया कि किस हिंदी वर्ड है, कलम है। कलम हम लोग हिंदी में कहते हैं कलम, हिंदी में क्या कहते हैं कलम, और वे लोग इसी चीज को ब्रिटिश कहते हैं पेन। तो पेन का मतलब कलम हम लोग कब जाने, इसको भगवान दिए क्या? ग्रामेरियन नहीं इसको दिए जी, हम लोग कलम, पेन का मतलब कलम क्यों जाने हैं, कैसे जाने हम लोग? जब ब्रिटिश ग्रामेरियन ने, ब्रिटिश लोग इसको पेन कहते थे, पेन कहते हैं, हम लोग इसको कलम कहते थे पहले, कहते थे ना, तो भी दोनों को मिलाया गया कि भाई इस चीज को हम लोग पेन कहते हैं, ब्रिटिश लोग, इंडियन लोग कलम कहते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं। पेन मतलब क्या हो गया? चेयर हो गया। चेयर ब्रिटिश लोग चेयर कहते हैं, इंडियन लोग कुर्सी कहते हैं, दोनों को मिला दिए, चेयर का मतलब क्या हो गया? कुर्सी हो गया। बहुत ऐसी कहावतें हैं, ये बहुत ऐसी कहानी है। इंग्लिश, जब आप इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर लैंग्वेज में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको कि कैसे आखिर इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया गया। बहुत क्लेम हुआ इसका, बहुत हुआ दोबारा इंग्लिश को, एक बार जब पहली बार जब इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया, उसमें काफी रिवॉल्यूशन हुआ कि इंग्लिश को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया जाए, इंग्लिश को ही क्यों, काफी तर्क वितर्क, काफी विवाद हुआ, सबके बाद में फिर दोबारा इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया। समझे? बहुत कहानी है इसके पीछे, बढ़िया से पढ़ने पर, डिटेल किससे पढ़ने पर आप लोग को जानकारी मिलेगी। तो यही चीज है। और प्रोवर्ब जो पढ़ रहे हम लोग है, प्रोवर्ब भी किससे में हम लोग ये मेंशन होता है, प्रोवर्ब भी किसमें मेंशन होता है? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है। देखिएगा आप, मैंने सिलेक्ट कर दिया है, डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू, दूर का ढोल सुहावन लागे, A burnt child breaks with the fire, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और rotten apple injures its companion, एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, देख रहे ना, हर जगह V5 फॉर्म है ना, मतलब प्रेजेंट का है ना, V5 फॉर्म हो चाहे जमार हो। A bad workman blames his tools, और जो वही कहावत क्या जी, नाच न जाने मतलब काम आता नहीं है करने, लेकिन समान में भाई बच्चे अक्सर करते हैं जी। बच्चे हो गए 4-5 में जो पढ़ रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं चाहे पेन लिख रहे हैं, राइटिंग नहीं बैठ रही है, कलम ये ना ठीक है, ये दूसरा कलम ये ना ठीक है, देखियो तो रोल कलम ये ठीक हो, तो रोल कलम, तो क्या हो गया ये, लिखने आता है। अब बच्चे की राइटिंग नहीं बैठ रही है तो सारा बिल किस पर फट रहा है? पेन पर फट रहा है कि नहीं? बहुत ऐसे भी मिल जाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे लिखेंगे, यहां से सीढ़ी बना देंगे, लिखना चैलेंज करेंगे, यहां से सीढ़ी बनेगा, यहां से सीढ़ी स्टार्ट होती है, यहां पर खत्म होती है। तो दोष किसका हो गया?
कलम का दोष हो गया, आदमी का कोई दोष नहीं है इसमें। समझ में आया ना? हाँ, ऐसी बातें होती है। आदमी का दोष नहीं, ये कलम का, ये सॉरी, इसका दोष हो गया, आदमी का दोष नहीं, किसका दोष हो गया? कलम का दोष हो गया, पेन का नहीं, पेंसिल, ये पेन पेंसिल का दोष हो गया। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, बेचारा कलम ही खराब है तो राइटिंग कहां से बैठेगा जी, है कि नहीं? तो उसी पर बना है ये चीज। अ क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन द फेक प्रॉमिस। साफ साफ कोई काम अगर आपसे नहीं होने के लायक हो, साफ साफ मना कर दीजिए। अ क्लियर रिजेक्शन इज बेटर, जो काम आपसे नहीं होने के लायक है उसको साफ साफ मना कर दीजिए। फेक प्रॉमिस, झूठा वादा करने की जरूरत नहीं। झूठा वादा करने से बेहतर है आप उसको साफ साफ मना कर दीजिए। ये चीज होता है। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? इस चीज को समझना है, प्रभाव होता है। नाउ यू हैव टू कलेक्ट एटलीस्ट 50 प्रोवर्ब्स। 50 प्रोवर्ब को आपको लिखकर लाना है। 50 प्रोवर्ब लिखकर लाना है, इसको याद करना है। 50 प्रोवर्ब आपका ये होमवर्क हुआ, उसको लिखकर लाना, उसको याद करना है बहुत बढ़िया से। कहीं पर भी देखिए, इस चीज को समझिएगा, कैसे इसको कहां पर स्पोकन की आपकी कैसे आपका हेल्प करेगा। कहीं पर ऐसा सिचुएशन बैठ रहा है, काफी आप बोल रहे हैं, किसी से टॉक कर रहे हैं आप, तो टॉक करने के दौरान अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि दूर का ढोल सुहावन लगे, तो आप हिंदी में ना करके डायरेक्ट इसको इंग्लिश में कर दीजिए। इससे क्या होगी आपकी, इससे आपकी क्या बढ़ेगी? स्पीकिंग स्किल आपकी बढ़ेगी। इंग्लिश लोग कैसे, फ्लुएंसी कैसे आएगी? आप सोच रहे कि एक बार में हम सारा फ्लुएंसी हम बोलने सीख जाए, ये कभी नहीं होगा। धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बिगिनिंग डे में गलतियों से शुरुआत करनी पड़ेगी। गलत ही सेंटेंस बोलिए, लेकिन बट ट्राई टू स्पीक वेदर योर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, इट डजंट मैटर, बट ट्राई टू स्पीक व्हाट यू आर सेइंग, जस्ट ट्राई टू स्पीक। जो कह रहे हो बोलने की कोशिश कीजिए आप, गलत हो चाहे सही हो कोई मैटर नहीं करता है। First you have to develop your fluency, whether right or wrong. Gradually, when you learn English, then your fluency, your accuracy would be improved. ऐसे होती है डेवलप, समझे? नोट कीजिए इसको। Good morning to everyone. Today we are going to read ETC, exclamation, time clause and conditional clause. Okay. Yesterday we read proverbs. Okay. Is there any confusion in proverbs? And also I gave you homework to collect 50, at least 50 proverbs. At least 50 proverbs. Okay. Remember 50 proverbs, collect at least important 50 proverbs and remember them. Any problem? No. So now let us start exclamation. Exclamation. Okay. The sentences of exclamation start with here and there. Okay. Is also the sentences are also mentioned in simple present tense. Okay. Yes sir. एक्सक्लामेशन के जो सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेशन के जो सेंटेंस होते हैं, द सेंटेंस स्टार्ट्स विद हियर एंड देयर. ओके. जो सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होता है? हेयर और देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस किस में मेंशन होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में. कैसे सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होते हैं? नाउ लेट अस हैव अ लुक. ओके. इफ आई राइट here comes the bus. ओके. समझिएगा. There she goes.
तो इस एक्सक्लामेशन के जो सेंटेंस जो होते हैं ना, जो हेयर और देयर से जो स्टार्ट होते हैं, इस चीज को एक्सक्लामेशन कहते हैं। किसको आपको मैंने समझाया था ना जी एक बार, एक्सक्लामेशन किसको कहते हैं। एक्सक्लामेशन क्या शो करता है, पहले इस चीज को समझिए। व्हाट इज एक्सक्लामेशन शो? व्हाट इज एक्सक्लामेशन? Exclamation shows what? Exclamation shows surprise. Okay, when you see something, when you see an object, then you get surprised. Wow, what a pain this is. What here? This was exclamation. This was surprise. You get surprised to see the pen. आप इस पेन को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं। व्हाट अ चेयर यार, व्हाट अ ट्री यार, क्या पेड़ यार, आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ अ ट्री। सो व्हाट यार, कि आपका एक्सप्रेशन ऐसा कब बनता है? कोई ऐसा कोई चीज आप सामान लाए, कहीं आप घूमने गए, कहीं ब्यूटीफुल सीनरी आप कहीं देखने गए, कहीं चले गए कश्मीर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट। ये जो एक्सप्रेशन जो बनता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो बनता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? सरप्राइज हुए कि नहीं हुए? तो जब आप किसी भी चीज को देख करके क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। देख करके आप उसको सरप्राइज हो जाते हैं, तो वही तो आपका, उसी को एक्सक्लेमेशन है, उसी को तो हम लोग एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो आप इसको देखिए, अब सेंटेंस पर डिपेंड करता है ना, कोई भी सेंटेंस आपको, आप इसको एक्सक्लेमेशन का फॉर्म उसे दे सकते हैं। बोलने के तरीका, यार हेयर कम्स द बस, क्या बताएं भैया, आज तक नहीं आती थी, हेयर यहां तक आती है बस, हेयर कम्स बस, देयर सी गोज, वहां तक वो जाती है, देयर सी गोज। देखो एक्सप्रेशन देखिए चेहरे का, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल दीजिएगा, एक्सक्लेमेशन शो कर गया। बोलने का तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तरीके के ऊपर बोल रहे हैं आप, तो क्या हो गया वो, देयर सी गोज, हियर ही कम्स टू प्ले क्रिकेट, हियर सी कम्स टू प्ले क्रिकेट, हियर सी, हियर सी कम्स टू सी कम्स टू प्ले क्रिकेट। तो ये क्या, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल दीजिए, एक्सक्लेमेशन शो कर जाएगा। समझ में आया ना? चेहरे पर डिपेंड करता है, चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन आपका अगर नॉर्मल वे में बोल रही है, भाई सी कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, देन ये क्या एक्सक्लेमेशन शो किया, क्या सरप्राइज। आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बदल दीजिए, एक्सक्लेमेशन शो कर जाएगा आपका। एनी प्रॉब्लम? एक्सप्रेशन, कोई भी सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेशन का रूप दे सकते हैं, बशर्ते डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड किसके ऊपर करता है? फेशियल एक्सप्रेशन। आप उसको उस तरीके से बोल दीजिए ना, आप उसको उस तरीके से बोल दीजिए, देखिए कैसे एक्सक्लेमेशन, वो सरप्राइज अपने आप अपने आप को सरप्राइज शो कर दीजिए, एक्सक्लेमेशन लग जाएगा अपने आप में। किसी भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज हो, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें अपने आप को आप सरप्राइज शो कर दीजिएगा, उसमें आग लग गया एक्सक्लेमेशन आपका, ये लग गया, ये बिंदु नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन एक्सक्लेमेशन का साइन लग गया आपका। समझ गया ना? तो इस चीज को भी समझ लेना है। आया ना? क्लियर हुआ ना? तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेशन के, वो भी आपके जो हेयर और देयर से जो स्टार्ट होने वाले होते हैं, वो भी आपके किस में मेंशन होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होते हैं। बस यही है, बहुत छोटा सा एटीसी है, ये है एक्सक्लेमेशन का है। अब आते हैं मेन जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है? टाइम क्लाउज, ईटीसी टाइम क्लाउज। क्लाउज तो कभी पढ़े नहीं है, क्लाउज तो कभी पढ़े नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि टाइम क्लाउज क्या होता है? कैसे जानिएगा जी टाइम क्लाउज क्या होता है?
नहीं समझ में आएगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। नक्सल में मैं आपको बताता हूं कि क्लाउज क्या होता है। पहले क्लाउज को समझ लीजिए, तब टाइम क्लाउज को समझेंगे। कि समझ में आया ना? नक्सल में मैं बताता हूं, बहुत ही छोटा में, ब्रीफ में काफी मैं बताऊंगा क्लाउज होता क्या है। सबसे पहले क्लाउज को समझिए कि क्लाउज होता क्या है, समझिएगा। छोटा सा बहुत ही नक्सल में बताऊंगा। व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज क्या है, इस चीज को समझिएगा। आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। he इज अ टीचर, he इज अ टीचर, he टीचेज इंग्लिश। अब ये मुझे बताइए, इस सेंटेंस में कोई क्लाउज है? he टीचेज, अब मैं अब यहां देखिए, और मैं लिखता हूं he टीचेज what is spoken all over the world, समझिएगा, ठीक है। he teaches what is spoken all over the, he eats what is the king of फ्रूट। तो फ्रूट का राजा कौन होता है जी? मैंगो होता है ना। अब देखिएगा, समझिएगा, इसमें और एग्जांपल दे दें, दे दें और एग्जांपल दे दें, पहले समझा दें। चलिए ठीक है, समझ लीजिए, पहले इसको समझिए क्लाउज क्या होता है, समझिएगा इस चीज को। He is a teacher, ये दो सेंटेंस को पहले लिखिए। ये दो सेंटेंस को, यहां पर 4 सेंटेंस है, 2 पेयर हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, आपका सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? He is a teacher, इस सेंटेंस में कोई क्लाउज है? क्लाउज कहते हैं किसको है, समझिएगा। बहुत लोग, बहुत बच्चे कहते हैं क्या कि सर ये क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज तो है, लेकिन वो गलत। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब बच्चे नहीं समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज कहते किसको है। क्लाउज होता क्या है, जो क्लाउज समझ नहीं है वो प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट, वो भी आसानी से समझ जाएंगे। पहले क्लाउज को समझना है। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज होता है सेंटेंस का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या होता है क्लाउज? पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लाउज होता है, व्हाट इज क्लाउज? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, समझिए इसी को। क्या होते हैं? सेंटेंस के पार्ट रहेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट रहेंगे तो कितने सेंटेंस हुए? जाहिर सी बात है, जब सेंटेंस का पार्ट हुआ, कहने का मतलब क्या कि जब here it is talking about part of the sentence, तो sentence when it is talking about part of the sentence, that means there is not a single sentence। इसका मतलब it proves there is not a single sentence। इसका मतलब ये प्रूव ना होता कि जब सेंटेंस का पार्ट जब बताया जा रहा है तो भाई एक सेंटेंस कैसे होगा? ये कोई सेंटेंस का पार्ट है क्या? सेंटेंस का पार्ट तो नहीं है। सेंटेंस का पार्ट कहने का मतलब जब 2 सेंटेंस रहेंगे तब ना एक सेंटेंस का पार्ट कहलाएगा जी, जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट और उसका अपना फाइनाइट वर्ब होता है। सिंगल सेंटेंस कभी क्लाउज नहीं बनता है, कभी क्लाउज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो सिंगल ही इज अ टीचर, इसमें कहा सेंटेंस है? डबल सेंटेंस होने चाहिए। सेंटेंस का पार्ट का डिफिनेशन, क्लाउज का डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट देयर इज इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, जिसका उसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे इसमें देखिए, ये सिंगल सेंटेंस है, इसमें कितने सब्जेक्ट हुए समझिएगा। पहले वर्ब को, पहले सब्जेक्ट नहीं आइडेंटिफाई करने आएगा तो पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। वर्ब कितने हो गया बताइए? वर्ब कौन कौन हुए इसमें? पहला वर्ब कौन हुआ इसमें? टीचेज वर्ब है, पहला वर्ब को समझिए। दूसरा वर्ब बताइए कौन हुआ? इज, फाइनाइट वर्ब इज। स्पोकन V3 फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब भूल गए। स्पोकन इसलिए पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को इसलिए मैंने पहले पढ़ाया। स्पोकन V3 फॉर्म ना है जी, तो ये नॉन फाइनाइट ना हुआ, तो मैंने फाइनाइट वर्ब कहा है, नॉन फाइनाइट
नहीं कहा है। क्लियर है? तो आपका एक इज आपका फाइनाइट वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, और एक आपका ये फाइनाइट वर्ब हुआ, टीचर V5 फॉर्म है। फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है? तो इसमें बताइए, जब फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा ना। तो इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट क्या? एक पहला सब्जेक्ट ये मिला। इस इज वर्ब का क्या? व्हाट दूसरा सब्जेक्ट ये मिला। तो दो सब्जेक्ट आए कि नहीं आए? दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है कि नहीं है? फाइनाइट वर्ब 1 हुआ, ये 2 हुआ, है कि नहीं? दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है कि नहीं है? तो ये सेंटेंस का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? सेंटेंस हुआ ना। इसमें दो सेंटेंस है, बस इतना जान लीजिए सब समझने के लिए कि क्लाउज में कभी कभी सिंगल सेंटेंस का कभी क्लाउज बनेगा ही नहीं, कभी होता ही नहीं है। जब भी क्लाउज की बात होगी तो सिंगल सेंटेंस कभी भी नहीं आएगा। क्लाउज हमेशा दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस का से मिलकर बना होता है। कितने सेंटेंस से मिलकर बना होता है? दो या दो से। ही इज अ टीचर, इसमें क्या, ये इसमें दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब रहेंगे तब ना। ही सब्जेक्ट एक है, वर्ब एक है। ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, सब्जेक्ट एक है, वर्ब एक है। तो ये सिंगल सेंटेंस हो गया, तो ये क्लाउज हो गया क्या? कभी नहीं, ये क्लाउज नहीं होगा। इसमें देखिए, ही ईट्स, पहला वर्ब कौन हुआ आपका? फाइनाइट वर्ब हुआ। दूसरा वर्ब इज है, तो दो वर्ब फाइनाइट हुए, ये हुआ 1, ये हुआ 2। सब्जेक्ट कितना हुआ आपका? ये इसको क्लाउज कहेंगे कि इसको क्लाउज कहेंगे? इसको कहेंगे। क्या दोनों के मीनिंग देखिए, समझिएगा। ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज व्हाट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोनों के मीनिंग अलग अलग है क्या? वह पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। अब इंग्लिश को मैंने रिप्लेस कर दिया, इंग्लिश को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। इस सेंटेंस में हटा दिया ना। ही टीचेज तक एक ही सेंटेंस है मेरा, ही टीचेज सेम है ना। इंग्लिश को ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया? व्हाट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में क्या बोला जाता है? पूरी दुनिया में क्या बोला जाता है? इंग्लिश ही तो बोला जाता है। हाँ, तो ये जो व्हाट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये किसका मीनिंग दिया? इंग्लिश का मीनिंग दिया कि नहीं दिया? कितने वर्ड हो गए? एक्सटेंड आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7। एक वर्ड के जगह पर हम लोगों ने कितने वर्ड लिख दिए? 7। दिस इज द पावर ऑफ इट इंप्रूव्स योर राइटिंग स्किल। वर्ड आपका एक्सटेंशन, हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, हाउ टू एक्सटेंड द वर्ड्स, इट इंप्रूव्स। ये आपका इंप्रूव करेगा क्या? कि वर्ड्स को कैसे हम एक्सटेंड करें। कोई पेन है, पेन आपका एक वर्ड है, पेन, दिस इज अ पेन, कितने लेटर्स, किसमें कितने वर्ड हो गए? दिस इज अ पेन, 4 वर्ड हुए कि नहीं हुए? अब मैं चाहूं तो इसी को 40 वर्ड में लिख सकता हूं, इसी को 10 वर्ड में लिख सकता, 4 वर्ड को 10 वर्ड में कर सकता हूं, 20 वर्ड में कर सकता हूं, लेकिन मीनिंग केवल और केवल किसका देगा? दिस इज अ पेन का मीनिंग देगा। इसी 4 वर्ड का मीनिंग देगा, 40 वर्ड में भी लिखेंगे तो। आपका नाम क्या है? चंदन। आपका नाम है मारू। मैं चाहूं तो आप लोगों का नाम माय नेम इज चंदन, माय नेम इज मारू, आपके नाम को भी मारू वर्ड को, आपका नाम लिखते हैं चंदन, एक बार में एक वर्ड में लिखते हैं, मैं उसको चाहे 1 से मैं 100 वर्ड में मैं उसको बदल दूं, लेकिन किसका मीनिंग देगा? केवल और केवल मीनिंग किसका देगा? केवल और केवल मारू और चंदन और शाहिद का ही मीनिंग देगा, इसके अलावा अलग मीनिंग देगा ही नहीं देगा। ये होती है क्लाउज की पावर। वर्ड लिखते जाइए, सेंटेंस को बढ़ाते जाइए, वर्ड्स को बढ़ाते जाइए, लेकिन मीनिंग कभी भी नहीं, जो लिखना चाहें वही लिखिएगा, मीनिंग वही देगा आपका ही मारू। आपके नाम को मैं 100 वर्ड में लिखूं, 1000 में लिखूं, लेकिन मीनिंग आपका ही देगा।
समझे? तो ये क्लाउज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो अब आइए हम लोग टाइम क्लाउज पर चलते हैं। नोट करना है 100, नोट कीजिए इसको। सुनाओ, हैव अ लुक। टाइम क्लाउज, टाइम क्लाउज क्या होता है इस चीज को पहले समझना है हमको। व्हाट इज टाइम क्लाउज? ओके, टाइम क्लाउज सोच टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। समझना है ना? ये जो आपका जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम जो शो करता है, टाइम और कंडीशन के बीच में काफी माइनर डिफरेंस होते हैं। उस माइनर डिफरेंस को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? फिलहाल टाइम क्लाउज के सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है? कि टाइम क्लाउज क्या होता है। मैंने कुछ एग्जांपल टाइम क्लाउज, पहले इस नोट को जो मैंने लिखा है इस चीज को समझिए पहले। नोट, टाइम क्लाउज इज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम। टाइम क्लाउज इज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम बट इट इज मेंशन्ड इन सिंपल प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा नोट को, ओके? टाइम क्लाउज क्या होता है? टाइम क्लाउज इज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम। मतलब क्या? टाइम क्लाउज का जो मीनिंग होता है, द सेंटेंसेस ऑफ टाइम क्लाउज, द मीनिंग ऑफ टाइम क्लाउज इज इन फ्यूचर टाइम। द मीनिंग ऑफ टाइम क्लाउज इज इन फ्यूचर टाइम में होता है उसका मीनिंग। टाइम क्लाउज के जो मीनिंग होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं, लेकिन मीनिंग केवल फ्यूचर में होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। टाइम क्लाउज के मीनिंग केवल फ्यूचर में होते हैं, लेकिन सेंटेंस जो मेंशन होता है, मेंशन किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है। वही V1 और V5 का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है, उसी का स्ट्रक्चर यूज होता है। समझ में आया? सेंटेंस को एग्जांपल के रूप में देखिएगा, बताइए। 1 2 3 4 I have written 4 sentences. Which one is in both sentences? दोनों में सेंटेंस में कौन सही है? When you will go back to the house, you will find a surprise. और when you go back to the house, you will find a surprise. बताइए कौन सा सेंटेंस आपका है? दोनों में कौन सेंटेंस आपका सही है? टाइम क्लाउज, और टाइम क्लाउज स्टार्ट किससे होता है? when से। टाइम क्लाउज स्टार्ट किससे होता है? when से, as long as से, until से, ठीक है? till से। ये सब जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, ये सब टाइम क्लाउज के सेंटेंस when से स्टार्ट होता है, as long as से स्टार्ट होता है, until से स्टार्ट होता है, till से स्टार्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब जो टाइम क्लाउज के जो सेंटेंसेस है, टाइम क्लाउज के सेंटेंसेस किसमें मेंशन होते हैं? मीनिंग क्या होता है? फ्यूचर टाइम का। बताइए दोनों में कौन सेंटेंस सही कौन गलत है? When you will go back to the house, you will find a surprise. When you go back to the house, you will find a surprise. Down. Tell me, कौन सही दोनों में? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। कैसे? पहले इस चीज को, पहले क्लाउज को अलग अलग कीजिए। मैंने क्या कहा आपसे? क्लाउज को अलग अलग करने के लिए, जब टाइम क्लाउज किससे स्टार्ट होता है? when से। मैंने बताया ना, as long as से, है ना? तो पहले टाइम क्लाउज को अलग कीजिए। नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है? टाइम क्लाउज को अलग कीजिए, और जो आपका बाकी का जो टाइम क्लाउज है का मतलब है, ध्यान से पहले समझिएगा। अगर ये सेंटेंस, अगर ये क्लाउज है ना जी, क्लाउज है तो एक सेंटेंस तो है नहीं, दो है। समझिएगा इसको। क्लाउज है इसका मतलब क्या? एक सेंटेंस है नहीं है। कितने सेंटेंस है? दोनों सेंटेंस को पहले अलग अलग कीजिए। पहला सेंटेंस कहां से कहां तक फिनिश हो रहा है? सरप्राइज तक। ये पहला सेंटेंस है। दोनों पहला बताइए ना, 2 सेंटेंस है जिसमें हाउस तक। पहला कहां तक फिनिश हुआ आपका? आपका पहला जो है आपका हाउस तक। कहां से स्टार्ट होता है? when से स्टार्ट होता है हाउस तक। सेकेंड यहां से फिर स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस आपका यू से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, सरप्राइज से क्या है ना। 2 सेंटेंस को हम लोग अलग कर लिए ना, दोनों सेंटेंस अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए
टाइम क्लॉज में कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? वेन से जो स्टार्ट हुआ वो किससे हुआ आपका? हुआ वेन से हाउ तक कौन सा सेंटेंस हुआ? टाइम क्लॉज हुआ। वेन से हाउ तक आपका टाइम क्लॉज हुआ ना। तो टाइम क्लॉज के सेंटेंस किसमें मेंशन होते हैं? सिंपल। क्या ये सेंटेंस आपका सिंपल का है? टाइम हाउस तक देखिए तो सेंटेंस को, क्या ये सिंपल तक सेंटेंस है ये? किसमें मेंशन है? विल क्या शो कर रहा है? फ्यूचर शो कर रहा है। सेंटेंस किसमें मेंशन है? सेंटेंस किसमें मेंशन है? प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है? तो ये सेंटेंस सही है। टाइम के सेंटेंस मेंशन किसमें होते हैं? सिंपल में मेंशन होते हैं। मेंशन किसमें किया गया है? क्या ये सेंटेंस सही है? टाइम के सेंटेंस मेंशन होते हैं किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। मेंशन किसमें किया गया है? हाउस तक केवल देखिए, क्योंकि यही टाइम क्लोज का आपका सेंटेंस है। मेंशन किसमें? फ्यूचर में किया गया है। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। क्या सेंटेंस? गलत है सेंटेंस। इसको देखिए, इसको हाउस तक देखिए। When you go back to the house, you will find a surprise। इसको छोड़ दीजिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन क्लॉज। इसको फ्यूचर में ही ये मेंशन हो सकता है, ये होता, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन क्लॉज है। अभी मेन क्लॉज नहीं समझ में आया है, छोड़ दीजिए मेन क्लॉज को। बस जो बताए हैं ना टाइम क्लॉज, टाइम क्लॉज को ध्यान दीजिए। वेन से लेकर हाउस तक देखिए, किसमें सेंटेंस मेंशन है? किसमें सेंटेंस मेंशन है? वेन आपका टाइम शो किया कि नहीं किया? यू सब्जेक्ट हुआ। गो क्या हो गया? गो कौन सा फॉर्म है वर्ब का? V1 है। V1 किसमें लगता है? V1 V5 किसमें लगता है? सिंपल प्रेजेंट में लगता है। तो सिंपल प्रेजेंट का ये मेंशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ ना सिंपल प्रेजेंट में मेंशन। तो ये सेंटेंस सही कि गलत? मीनिंगफुल पाया क्या कि भाई सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर में कैसे दिया कि भाई जब तुम घर जाओगे, जब तुम घर जाओगे तो सेंटेंस क्या हुआ? फ्यूचर में मीनिंग दिया कि नहीं दिया? फ्यूचर में मीनिंग दिया ना। जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है, तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। फ्यूचर में हुआ कि नहीं हुआ? फ्यूचर में मीनिंग दिया कि नहीं दिया? लेकिन मेंशन किसमें हो गया? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन हुआ। इसका ट्रांसलेशन आएगा बनाने के लिए कि जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाइएगा? समझ में आ रहा ना? जब तुम जमीन खरीदोगे तब तुम घर बनाओगे। बताइए इसका कैसे होगा? ट्रांसलेशन कैसे बनाएगा कि जब तुम जमीन खरीदोगे तो घर बनाओगे? बताइए। अरे भाई जब देखना है कि जब तुम घर खरीदोगे ये शो क्या कर रहा है? खरीदोगे पहला तिथि ये आपका फ्यूचर का मैं मतलब कि जब तुम घर खरीदोगे इस तरह से टाइम शो कर रहा है। तो टाइम क्लॉज के सेंटेंस को हम लोग मेंशन किस में करते हैं? तो टाइम क्लॉज के सेंटेंस को मेंशन हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो टाइम क्लॉज का सेंटेंस बनता किससे है? तो टाइम क्लॉज का सेंटेंस व्हेन से बनता है ना। तो व्हेन आई परचेज अ लैंड, व्हेन आई परचेज अ लैंड आई विल बिल्ड अ होम, आई विल बिल्ड माय हाउस। एनी प्रॉब्लम? कितना सिंपल है जी। केवल व्हेन से सेंटेंस को बस समझ लेना और सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पर डाल देना। अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही सेंटेंस आप लोग खत्म नहीं कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिए, व्हेन से एक एग्जांपल देखिए। अब बोर्ड छोटा है इसलिए एक और एक एग्जांपल देखिए आपका। एज लॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ फार्मर्स they will not close the movement। अभी मूवमेंट चल रही है कि नहीं चल रही है? किसान आंदोलन चल रहा ना है? चल रहा ना है? As long as the central government will not accept the proposal of farmers, they will not close the movement। बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? पहले तो समझिए, कैसे समझिएगा इसको, कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? पहले दो सेंटेंस जाहिर मतलब क्लाउज है, तो क्लाउज है नहीं समझ में आ रहा। दो जाहिर मतलब क्लाउज है, क्लाउज पर ये टाइम क्लाउज है। दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर लीजिए।
एज लॉन्ग एज से जो जुड़े हुए जो सेंटेंस है यहां तक, इसको अलग कर लीजिए और ये आपका एक अलग सेंटेंस है, इसको अलग कर लीजिए। दो सेंटेंस अलग अलग हुए कि नहीं हुए? हो गया ना। अब बताइए कौन ये क्या ये सेंटेंस सही है? क्या लगा हुआ इसमें? विल नॉट लग गया, फ्यूचर का है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। इसको देखिए, एज लॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट एक्सेप्ट द प्रपोजल द फार्मर्स विल नॉट फिनिश देयर मूवमेंट। दोनों सेंटेंस को फिर अलग कीजिए, दोनों सेंटेंस को फिर अलग कीजिए। ये क्या है आपका? किसमें मेंशन है? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन है। क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है। डू डज किसमें लगता है? लगता है ना। तो क्लियर हुआ। अभी और भी चलेंगे प्रैक्टिस, अभी और करवाएंगे प्रैक्टिस कि भाई आप देखिए इसी का आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा एग्जामिनेशन में। तो कैसे बनाएगा कि भाई जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट भाई किसानों की मांग को पूरा नहीं करती है तब तक किसान अपना आंदोलन बंद नहीं करने जा रहे हैं, तब तक अपना किसान अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। कैसे बनाइएगा जी? ट्रांसलेशन बहुत हार्ड है क्या? हार्ड नहीं है, समझने का जरूरत है, समझ लीजिएगा। बोले तो इसलिए तो मैंने कहा था कि टेंस बढ़िया से पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिहार बोर्ड में ट्रांसलेशन ही बस तो ट्रांसलेशन ही पढ़ते रहते हैं। ट्रांसलेशन टेंस पढ़ेंगे ही नहीं तो ट्रांसलेशन ही पढ़ना पड़ेगा और वही गलत सलत बनाकर फिर आइएगा। टेंस बढ़िया से पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया से पढ़ना होगा, लेकिन नहीं तो केवल बहुत आपको ऐसे भी आपको ये बहुत आप ऐसे ही पढ़ लिया, केवल स्ट्रक्चर लिखवा दिए। सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर होता है, चलो भाई स्ट्रक्चर ये हो गया, इसके दो चार एग्जांपल लगे हैं तो चलिए उससे करिए टेंस। वैसे टेंस वैसे भी वो भी डीपली नहीं टेंस हुआ पढ़ना। क्लियर है ये? चलिए अब हम लोग चलेंगे कल, आपको और भी एग्जांपल मैं दूंगा कल, ठीक है।